हेलो स्टूडेंट्स, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत से ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं जो बहुत ही सरप्राइजिंग है और हम यकीन भी नहीं कर सकते। जैसे कि एक रिजल्ट है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, यानी कि समकालिकता की आपेक्षिकता, हिंदी में बोलते हैं इसे। समकालिक या साइमल्टेनियस क्या चीज होता है? कोई भी दो इवेंट्स जो एक टाइम पर हो रहे हो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों इवेंट्स क्या हैं? साइमल्टेनियस हैं या समकालिक हैं। मान लिया जो है आपके पास में ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम है एस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक इवेंट यहां पर हो रहा है E1, एक दूसरा इवेंट थोड़ी दूरी पर हो रहा है। दोनों के वाई जेड कोऑर्डिनेट्स सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, और सेम टाइम पर ये दोनों इवेंट्स हो रहे हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इवेंट E1 को लिख सकते हैं x1 y z t। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्योंकि यहां टाइम भी एक कोऑर्डिनेट की तरह काम कर रहा है। आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि स्पेस जो है वो अकेला नहीं है, स्पेस और टाइम का एक फैब्रिक है। यानी कि अगर आप जगह को बदल दोगे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दोगे तो टाइम पर भी प्रभाव पड़ेगा, टाइम भी बदल जाएगा। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में E1 जो इवेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y z t। और इवेंट E2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y z और t। यहां पर y z कोऑर्डिनेट सेम है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दे रहे हैं कि ये जो है इवेंट E1 जो है वो S से पास में है और y कोऑर्डिनेट से पास में है, और E2 जो है वो इससे थोड़ी दूरी पर है। तो हम सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे ध्यान दे रहे हैं। y z कोऑर्डिनेट को हम अपनी इजीनेस के लिए, आसानी से डेरिवेशन हो जाए, समझ में आ जाए, तो हमने सेम मान लिया है। ये दोनों इवेंट साथ साथ हो रहे हैं एस फ्रेम से देखने पर, यानी कि टाइम भी यहां पर t है और यहां पर भी टाइम क्या है? t है। दोनों में टाइम सेम। लेकिन अगर कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश ऐसा है जो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां से देखने पर यह सारा सीन चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर इसमें किसी पॉइंट का, किसी इवेंट का टाइम t है और s डैश फ्रेम से टाइम t डैश है, तो t डैश और t में क्या रिलेशनशिप होती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में? तो t डैश इज इक्वल टू होता है t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से आता है आपका रिवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। रिवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो डेरिवेशन नहीं किया तो आप उसे कर लें। उसका लिंक जो है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले उसे करें फिर इसे देखें। तो यहां पर आप देखिए कि एस डैश फ्रेम से देखने पर जो टाइम है टी डैश, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? वो पहले फ्रेम के टाइम टी पे डिपेंड करता है कि इवेंट E1 किस टाइम टी पे हो रहा है। साथ ही साथ पोजीशन एक्स पे डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन क्या है, और एस डैश फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी v पे डिपेंड करता है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी v बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लाइट की स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगे, तो t डैश इक्वल टू t हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लाइट की स्पीड से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये टर्म 0 नहीं होंगे। और पोजीशन पे डिपेंड करने की वजह से इवेंट E1 अलग टाइम पे महसूस होगा कि वो होते हुए, और इवेंट E2 अलग टाइम पे महसूस होगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन x1 एंड x2 वो अलग अलग है। इसीलिए s डैश फ्रेम से देखने पर जो टाइम है t डैश यानी कि t1 डैश और t2 डैश वो भी अलग अलग होगा। तो t1 डैश कितना होगा? t माइनस
x1 v अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड जो दूसरा इवेंट है E2, उसके लिए क्या होगा, T2 डैश इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि पहले फ्रेम में देखने पर दोनों के टाइम सेम थे, टी थे, तो यहां पर टी है तो यहां भी टी ही आएगा, टी माइनस, लेकिन पोजीशन अलग है तो इसलिए x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 v अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा इवेंट पहले होते हुए महसूस होगा एस डैश से देखने पर और कौन सा बाद में महसूस होगा। यहां पे आप देखिए एस फ्रेम के लिए जो फ्रेम रेस्ट में था जिसमें ये दोनों इवेंट्स हो रहे हैं, ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस थे, यानी कि एक ही साथ हो रहे थे। लेकिन एस डैश से देखने पर क्योंकि x1 की वैल्यू कम है तो यहां पर कम वैल्यू घट रही है टी में से, तो T1 डैश की वैल्यू ज्यादा होगी और यहां पे x2 की वैल्यू ज्यादा है तो T2 डैश की वैल्यू कम होगी। अगर हम आपस में कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को तो हमें पता चलेगा कि T1 डैश बड़ा होगा T2 डैश से, जबकि ये दोनों पहले फ्रेम में साइमल्टेनियस थे। यानी कि अगर ये दोनों बॉम्ब एक्सप्लॉइड हो रहे थे, यहां पे अगर दो बॉम्ब रखे हुए थे वो एक्सप्लॉइड हो रहे थे, मान लिया वो इवेंट है और वो दोनों एक साथ ही एक्सप्लॉइड हो रहे थे एस फ्रेम से देखने पर, तो एस डैश फ्रेम से देखने पर T1 डैश ज्यादा होगा, यानी कि ये इवेंट देर से होता हुआ महसूस होगा और इवेंट E2 पहले हो जाएगा क्योंकि T2 डैश की वैल्यू कम है, यानी कि कम समय पर ये इवेंट हो जाएगा। ये बम पहले फट जाएगा और ये वाला बम बाद में फटेगा। ये सिर्फ बॉम्ब के लिए ही सही नहीं है, बल्कि अगर यहां पर दो सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स रखी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई घड़ियां रखी हुई हैं जो बिल्कुल सही समय दे रही हैं एस फ्रेम से देखने पर, मान लिया एस फ्रेम से देखने पर कोई एक इवेंट है, दोनों घड़ियों में एक साथ मान लिया 11 बजे का टाइम होता है, तो 11 o'clock यानी कि 11 बजे का जो टाइम है एस डैश फ्रेम से देखने पर इस वाली घड़ी में 11 पहले बज जाएंगे और इवन घड़ी में 11 उसके थोड़ी देर बाद में बजेंगे। तो इसका मतलब जो है, आपने टाइम डायलेक्शन भी पहले देखा है कि जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसे दूसरे वाले की घड़ियां स्लो महसूस होती हैं, यानी कि एस डैश से देखने पर एस की जो घड़ियां होंगी वो धीमी गति से चलती हुई महसूस होंगी, तो वो स्लो तो महसूस होंगी ही होंगी, साथ ही साथ इस घड़ी का जो टाइम है वो थोड़ा सा जल्दी आगे होगा और ये वाली घड़ी जो है उससे पीछे चल रही होगी, यानी कि सेम टाइम पे पहुंचने के लिए ये वाली घड़ी ज्यादा टाइम लेगी एस डैश से देखने पर। तो यही क्या है आपकी रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, यानी कि साइमल्टेनियस इवेंट्स भी किसी दूसरे फ्रेम से देखने पर अलग अलग टाइम पर होते हुए महसूस होते हैं। इसमें एक बात और है कि ये एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, अगर यही एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होता, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा होता, तो क्या होता, ये जो ऑर्डर है इवेंट्स का वो उल्टा हो जाता है, यानी कि यहां पर T1 डैश बड़ा है T2 डैश से और तब ऐसा हो जाता है कि T2 डैश बड़ा हो जाता है T1 डैश से, यानी कि ये इवेंट पहले महसूस होता और इवेंट E2 बाद में महसूस होता, यानी कि इनका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। ऐसा सब कुछ इसलिए है क्योंकि जो टाइम और स्पेस है वो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, टाइम और स्पेस एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ये पूरा यूनिवर्स टाइम और स्पेस का एक फैब्रिक से बना हुआ है, ये आइंस्टीन ने प्रूव किया अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से और बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि स्पेस टाइम का एक फैब्रिक होता है, यानी कि आप पोजीशन को चेंज कर दोगे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दोगे तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको
लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है आपको आइंस्टीन के जो पोस्टुलेट्स हैं उनकी वजह से। दो पोस्टुलेट्स थे, अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि एक पोस्टुलेट तो ये था कि स्पीड ऑफ लाइट सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर सेम होती है, और दूसरा पोस्टुलेट था कि जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम रिजल्ट्स देते हैं। तो इन दोनों लॉज की वजह से ही लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होती है या रिवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही टाइम डायलेशन का आपको रिजल्ट मिलता है, डेरिवेशन होती है। और इसी के कारण हमने ये प्रूव कर दिया कि T1 डैश और T2 डैश दोनों सेम नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग है। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी को हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। ये थॉट एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन ने दिया था कि मान लिया आपके पास में एक ये बॉक्स है, काफी बड़ा बॉक्स है ये, इसका अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डैश, जैसे कि एक ये स्पेसक्राफ्ट हो गया बहुत हाई स्पीड से मूव करने वाला, और इस S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इससे हम S फ्रेम को देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। S फ्रेम के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहां से एक पल्स ऑफ लाइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, साथ ही साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ निकलती है। दोनों पल्सेस एक साथ निकलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो लाइट का सोर्स है ये बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है इस बॉक्स के, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम। जैसे ही ये लाइट पल्स इस वाले डोर से टकराती है, ये एक डोर है, दरवाजा है, जैसे ही ये डोर D1 से स्ट्राइक करती है, ये डोर D1 ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो ये एक इंसिडेंस हो गया, ये एक इवेंट हो गया, घटना हो गई कि डोर D1 का खुलना, ये एक इवेंट है। इसी तरीके से जब ये लाइट की पल्स दूसरे डोर से, अपोजिट डायरेक्शन वाले डोर D2 से स्ट्राइक करती है, तो D2 जो है वो खुल जाता है। मान लीजिए ये फोटो सेंसिटिव एक मटेरियल से बना हुआ है, जिससे ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। डोर D1 एंड D2 फोटो सेंसिटिव है कि जैसे ही लाइट गिरती है वैसे ये खुल जाते हैं। ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है। तो S फ्रेम में बैठे हुए किसी इंसान के लिए जो इसमें से देख रहा है इस इवेंट्स को, D1 एंड D2 दोनों कैसे इवेंट्स होंगे? साइमल्टेनियस इवेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो है डोर D1 की यहां से डिस्टेंस और डोर D2 की डिस्टेंस सेम है, और दोनों डायरेक्शन में लाइट की स्पीड भी सेम है। c स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो इसीलिए जब डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। यानी कि डोर D1 एंड डोर D2 दोनों सेम टाइम पर ओपन होंगे, यानी कि दोनों का खुलना, ओपन होना एक साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं। किसके लिए? S फ्रेम में जो बैठा हुआ आदमी है, इस बॉक्स के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है, उसके लिए। अब जो दूसरा इंसान है जो S डैश फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहा है, वो खुद v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि वो खुद रेस्ट में है, और उसकी कंपैरिजन में ये वाला जो बॉक्स है वो v वेलोसिटी से -x डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जब दो ट्रेन चलती हैं, तो अगर हमारी ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे, तो हमें ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म वाली ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है -v स्पीड से। तो इस S डैश के लिए ये पूरा बॉक्स v वेलोसिटी से -x डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है जैसे ही यहां से लाइट सोर्स ने पल्स भेजी, इतनी देर में ये बॉक्स खुद लेफ्ट साइड में खिसक चुका होगा। मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जितने टाइम में ये पल्स यहां पे स्ट्राइक करेगी डोर D1 पे, उतनी देर में डोर D1 खुद लाइट की तरफ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा और यहां पे पहुंच चुका होगा। D1 की पहली पोजीशन यहां पर थी इसके सामने, अब ये पोजीशन पे आ गया D1 डैश पोजीशन पे, और डोर D2 भी थोड़ा सा
लाइट की पल्स की डायरेक्शन में जो सी स्पीड से चल रही है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो सभी के लिए सेम होती है, ये हमने पढ़ा है आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी के पोस्टुलेट्स में। पोस्टुलेट यही है कि लाइट की फ्रेम स्पीड सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होती है, तो यानी कि इस एस डैश के लिए भी लाइट की स्पीड सी ही होगी। लेकिन डुअल D1 खुद पल्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ चुका है और डुअल D2 पल्स के चलने की डायरेक्शन में आगे बढ़ चुका है, यानी कि D1 डैश पर लाइट पहले स्ट्राइक करेगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो इफेक्टिव लेंथ है ये वाली, ये कम हो गई है, और डुअल D2 पर लाइट की जो बीम है वो बाद में स्ट्राइक करेगी, क्योंकि ये वाली जो ये डिस्टेंस है ये बढ़ गई है, क्योंकि D2 खुद आगे चला गया है। तो इस तरीके से एस डैश के लिए D1 जो डोर है ये पहले खुलेगा और डोर D2 बाद में खुलेगा, यानी कि ये जो दोनों साइमल्टेनियस इवेंट्स थे डोर D1 एंड D2 का खुलना, वो एस डैश से देखने पर पास वाला जो है वो पहले खुलेगा और दूर वाला जो है डोर बाद में खुलेगा। पहले पास वाला जो इवेंट है वो पहले हो रहा है, दूर वाला इवेंट बाद में हो रहा है। तो यानी कि अब ये साइमल्टेनियस नहीं रहे, ये देखने के नजरिए पे डिपेंड कर रहा है कि आप कहां से देख रहे हैं। अगर यही एस डैश फ्रेम उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होता, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होता हाई स्पीड से, तो उसके लिए फिर D2 पहले खुलता, D1 बाद में खुलता। यानी कि इनका जो ऑर्डर है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किसी भी इंसिडेंस का होने का ऑर्डर, अगर दो इंसिडेंस अलग अलग जगह पे हो रहे हैं तो कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन बाद में हो रहा है, या दोनों साथ में हो रहे हैं, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंस है जो कि कोज पे डिपेंड करता है, घटना और उसके प्रभाव पे डिपेंड करता है, तो तब भी ऐसा ही होगा क्या उनका भी क्रम बदल सकता है? जैसे कि अगर हम ये देखें, पेड़ से फल नीचे गिरता है, तो हम एक ऐसा इवेंट कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ से फल का टूटना, मान लीजिए पेड़ है, पेड़ से यहां से फल गिरा नीचे की तरफ, तो जैसे पेड़ से टूटा फल वो इवेंट E1 है, और वो जमीन पे टकराया, वो जमीन पे टकराना इवेंट E2 है। और अभी हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इवेंट E1 बाद में हो और इवेंट E2 उससे पहले हो जाए किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर? यानी कि फल जमीन पर पहले गिर जाए और पेड़ से टूटे उसके थोड़ी देर बाद में, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर अपना जो ये फल नीचे गिर रहा है, मान लीजिए ये एक एप्पल है, एप्पल नीचे गिर रहा है, उस एप्पल का अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उस एप्पल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो अपनी ही जगह पर है। यहां पर से उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पेड़ से वो अलग हो रहा है और नीचे जा रहा है, यानी कि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पेड़ ऊपर की तरफ जा रहा है उससे। तो जो घटनाएं सेम प्लेस पे होती हैं, जो दो इंसिडेंट्स अगर सेम प्लेस पे हो रहे हैं, तो उसके लिए हम टाइम डायलेशन वाली इक्वेशन लगाते हैं। और टाइम डायलेशन क्या था? डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा टी डैश को क्या लिख सकते हैं? T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो ये वाली जो इक्वेशन है ये तभी यूज करते हैं जब कोई चीज एक ही प्लेस पर हो रही हो, दो इंसिडेंट्स एक ही जगह पर हो रहे हो। तो यहां पर अगर T2 बड़ा है T1 से, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि T2 डैश विल बी ग्रेटर देन T1 डैश। यानी कि अगर T2 बाद में हो रहा है, T1 पहले हो रहा है, तो T2 डैश बाद में होगा, T1 डैश पहले होगा। अगर इस फल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फ्रूट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इवेंट E1 पहले हो रहा है, E2 बाद में हो रहा है, तो चाहे हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, हमेशा भाई टाइम डायलेशन हो सकता है, उसका जो रियल टाइम है, मतलब यहां से उससे फर्क आ सकता है, टाइम का फर्क आ सकता है, लेकिन उसके ऑर्डर में फर्क नहीं आएगा। इवेंट E1 हमेशा पहले होगा, इवेंट E2 हमेशा बाद में होगा।
फल हमेशा पेड़ से पहले टूटेगा और जमीन पर बाद में गिरेगा, चाहे हम दुनिया के किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें। तो ये घटना और उसके प्रभाव पर, यानी कि इवेंट और उसके कॉज पर डिपेंड करता है। ये जो हमारा फल का टूटना वाला जो इवेंट है, तो इसमें हमेशा पहले वाला इवेंट पहले ही दिखाई देगा, बाद वाला बाद में ही दिखाई देगा। जहां पर दोनों इवेंट्स एक ही जगह पर हो रहे हो, ऐसा अगर हमारे को कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाता है तो हमेशा किसी भी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर जो इवेंट है वो पहले होगा, उसका कॉज जो है वो बाद में होगा। और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी। कॉज का मतलब प्रभाव। घटना और उसके प्रभाव वाले इवेंट्स में हमेशा घटना पहले होगी, प्रभाव बाद में दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ये सब चीजें, और आप कमेंट करिए, मेरे साथ ही साथ जो है पिछले लेक्चर्स भी देखिए। थैंक यू।